हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका सफल होम्स के इस प्लेटफॉर्म पर पुनः। और जैसा कि पहले भी कहा था मैंने, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग। और ये चीजें जो है, आपका जो पॉजिटिव रिस्पांस रहता है, ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है डेली क्लास लेने के लिए, या डेली क्लास क्या मतलब डिस्कस करने के लिए आपके साथ। ठीक है। तो जो पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको हल्का सा ब्रीफ कर रहे हैं हम कि बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं क्लास में। जो भी पहली बात, ये पता है ना आपको कि यूपी पुलिस के लिए क्लास चल रही है। हाँ ठीक है। तो यूपी पुलिस का जो एग्जाम जो भर्ती बोर्ड करवाती है ना, जिसके रेगुलेशन में होता है, उस भर्ती बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं, सर 1999 से लेकर कभी तक जितने एग्जाम कराए गए हैं, उन सब में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटिक्स सेक्शन से, है ना, राज व्यवस्था खंड से जितने भी प्रश्न पूछे गए, चाहे वो एएसआई हो, चाहे एसआई हो, चाहे जेल वार्डन हो, चाहे पुलिस हो, कितने भी हो, ठीक है, उन सब का हमने कंपाइलेशन इस वीडियो में करने का प्रयास किया है इस क्लास में। ठीक है। तो टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। वर्तमान में हम लोग किस टॉपिक पर हैं? संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण विवाद। ठीक, इसके पहले के जितने क्वेश्चन है वो सारे कवर हो चुके हैं। तो उनको अगर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है, वहां से जाकर के आप एक्सेस कर सकते हैं। या अगर वहां नहीं जाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जो चैनल का नाम है सुफल होम, वो सर्च करेंगे तो सीधे आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहां ज्वाइन हो जाइए। जो भी क्लासेस आती हैं वहां पर डेली लिंक डाला जाता है। या अगर कोई क्वेरी है, पर्सनल है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, वहां पर पूछिए। ठीक है, वहां पर आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक। तो बाकी अब आगे अपना सेशन शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज जो चैप्टर है अपना, वो क्या है? संविधान संशोधन एवं महत्वपूर्ण विवाद। पहली बात, सबसे बेसिक बात, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत आता है? संविधान में संविधान संशोधन की बात जो की गई है वो किस अनुच्छेद पर की गई है? 368। दूसरा, जो अब मैं जो पूछने जा रहा हूँ वो पहली बार नहीं है, नई चीज नहीं है। जो पुराने दोस्त हैं अपने, है ना, वो जैसे ही प्रश्न सुनेंगे तुरंत लड्डू फूटेगा मन में। क्या? कि संविधान संशोधन की जो बात है वो भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में किस संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है? फूटा ना लड्डू? बिल्कुल सही। जो जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्या? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से जो है ये प्रावधान लिया गया है भारत के संविधान में। ध्यान रहेगा। चलिए, तो ये हो गया अपना बेसिक बात। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। हम लोग आर्टिकल जो जो केशवानंद भारती केस है ना, मौलिक अधिकार संशोधन से संबंधित जितने भी सवाल उठे, जितने भी केसेस हुए, उनके क्रमवार से देखेंगे, सन याद करेंगे, किसमें क्या बोला गया ये भी देखेंगे। ठीक है। तो चीजें आपको आज बहुत अच्छी सीखने को मिलने वाली हैं। तो जो ना सुनी हो पहले आपने, उसको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक। चलिए, जिन्होंने सुन रखा होगा उनके लड्डू फूटता रहे, तो रिवाइज करते रहे अपना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आज का? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, रुकिएगा, पहला क्वेश्चन बोलने से पहले अभी लाइन, रुकिएगा, लाइन फिर आ गई है, ये हट गई लाइन। अब ठीक है, अभी सही दिख रहा होगा आपको? ठीक है, अभी सही दिख रहा है ना? तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? पंचायत में, ध्यान दीजिए, कैमरामैन फोकस करो, चलो। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? क्या बात बोल रही है? पंचायत की बात ही बोली। ठीक है। तो आपको बताया था मैंने, आर्टिकल 243 डी जो है वो आरक्षण की बात करता है, किसमें? पंचायती राज व्यवस्था में। और आर्टिकल 243 डी टी डी जो है पंचायती राज व्यवस्था में, और टी जो है वो नगर पालिका वाली व्यवस्था में आरक्षण की बात करता है, महिलाओं के लिए, एससी एसटी के लिए। ठीक है। चलिए, तो ये किसमें आ जाएगा? पंचायत की बात की गई है तो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 598 नंबर। इस पर क्या किया जाए? बार बार ये लाइन आ जा रही है, एक सेकंड रुकिएगा। हट गई है, ठीक है। हाँ। तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, जब निर्वाचन आयोग वाला पढ़ रहे थे तो वहां जब आया था तो हमने देखा था कि किसके तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1998, कई 88, कई बार 1988 लिखा रहता है, कई बार 1989। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस होने और लागू होने में वो है कि किस साल इंट्रोड्यूस हुआ है, किस साल लागू हुआ है। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 599 नंबर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल पर नया भाग 14A से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया था? किसके साथ जोड़ा गया था? 42 में।
किसके तहत? 42वें, ठीक है। चलिए अगला देखिए। केंद्र- चलिए हाँ, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। 21 एक्ट के तहत आया था 1994 में, है ना। संथानम समिति, संथानम समिति के रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था, ठीक है। ध्यान रहेगा इतना, जब भी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आए तो क्या 1994 और संथानम समिति, ध्यान रखिएगा दो चीज। अगला क्वेश्चन देखिए 601। भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा वनों, जंगली जंतुओं, पक्षियों की सुरक्षा के विषय का स्थानांतरण राज्य सूची से संवर्धित सूची में हुआ था, किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976। अब यहाँ चीज देखिए, जब ये परिवर्तन किया गया राज्य सूची संवर्धित सूची में, तो सिर्फ यही विषय नहीं थे, है ना, इसके अलावा भी विषय थे। क्या था? वन था, ठीक है। और ये जो आपका वन के अलावा जो है जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा, ये भी इंक्लूड था इसमें, ठीक है। और टोटल मतलब 5 विषय थे, टोटल जो है 5 विषय इसमें शामिल थे। पहला क्या हो, एक मिनट। हाँ, पहला क्या था? वन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? जंगली जंतुओं पक्षियों की सुरक्षा से विषय, विषय, ठीक है। एक था शिक्षा, यहाँ देखिए, यहाँ शिक्षा, ठीक है। और एक नाप तौल से संबंधित चीजें थी, नाप तौल, तौल, ठीक है। और एक न्यायिक प्रशासन, न्याय का जो प्रशासन था, न्याय का प्रशासन। ये 5 विषय जो थे, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिए गए थे, ठीक। अब अभी 2 ये पूछ लिया है, बाद में ये तीनों पूछ सकता है, ठीक है, या 5 पूछ सकता है सवाल में, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन आप क्या कौन सा करेंगे? 42वें संविधान संशोधन के तहत, या ये पूछ ले मान लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जो राज्य सूची से उठा करके संवर्धित सूची में डाले गए थे, ठीक। तो क्या होगा? वन, और वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल से संबंधित मामला, शिक्षा, और एक जो है न्याय का प्रशासन, ठीक है। चलिए, अब जब यहाँ पर सूची की बात आ गई है, राज्य सूची संवर्धित सूची, तो जो पुराने छात्र हैं या दोस्त हैं, है ना, उनके मन में क्या लड्डू फूटेगा? संघ सूची में कितने विषय, संघ सूची में कितने विषय, राज्य सूची में कितने विषय, संवर्धित सूची में कितने विषय। अब जो पहले से देख रहे हैं उनको हंसी भी आ रही होगी कि कम से कम 50 बार हम लोग कर चुके हैं, ये 50 बार नहीं 10 बार कर चुके हैं, ठीक है। संघ सूची में कितने हैं? 100 है। राज्य सूची में 61, समर्थी में 52, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ध्यान रहेगा आपको, अच्छी बात है, याद है तो, नहीं है तो रिवाइज कर लीजिए उसको। अगला देखिए 602 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन के नियम का नाम बताइए। कौन सा है भाई साहब? 42वां है। 42वें संविधान संशोधन को इतना संशोधन हुआ, उसमें इतना परिवर्तन किया गया, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रस्तावना की पाठ में क्या क्या बदलाव किया गया था, ये बताएगा? पहला समझौता क्या? समाजवाद। अगला पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष और अखंडता, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 603 नंबर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया? कौन सा? 44वां, 44वां संविधान संशोधन जो है, ये क्या है? संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। उसको फिर क्या कर दिया गया? 300 ए, एक एक उसको संवैधानिक अधिकार से क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। अब वो क्या है? मौलिक अधिकार से एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर सीखना चाहें आप, यहाँ लिखते हैं, जो आपने देखा था ना, अच्छा ये बताइए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 78 में। इमरजेंसी कब लगी है? 76 में, ठीक है। तो जो 44वां संविधान संशोधन है वो इमरजेंसी के बाद हुआ है, यानी आपातकाल जब लगा था इंदिरा गांधी जी द्वारा, उसके बाद संशोधन किया गया है। इसमें काम किया गया क्या? जिस आधार पर इंदिरा गांधी जी ने
राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगवाया था, यानी आंतरिक अशांति के आधार पर। किसके आधार पर? आंतरिक अशांति। हमने कल जब आपातकाल वाला पढ़ा था चैप्टर, डिस्कस किया था क्वेश्चन, तो हमने देखा था कितने आधार होते हैं आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए। 3 आधार होते हैं। कौन कौन से? युद्ध, बाह्य आक्रमण, एक आंतरिक अशांति था पहले, जिसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से बदलाव कर दिया गया। क्या कर दिया गया उसकी जगह? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो ये शब्द जोड़ दिया गया। वहां पहले क्या था? आंतरिक अशांति था, अब वहां पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। किसके तहत? आर्टिकल संविधान संशोधन 44वां, ठीक, 1978 वाला। चलिए अगला देखिए, 604, 604 नंबर। 604 नंबर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 1992। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। 1993, ठीक। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 605 नंबर। इसके मामले में यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति प्राप्त है। इसमें के साथ अर्नब अर्नब जो गोस्वामी है अपने, जो रिपब्लिक टीवी के एक तरह से सीईओ भी, फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं और एंकर भी हैं, ठीक है। उन्हीं के मामले में जो है, जमानत के मामले में ये आर्टिकल 226 संबंधित किससे है? जो अनुच्छेद 226 क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो किससे संबंधित है? हाई कोर्ट के रिट जारी करने के पावर से संबंधित है। और सुप्रीम कोर्ट का किस आर्टिकल का पावर मिलता है सुप्रीम कोर्ट को? आर्टिकल 32 के तहत, ठीक। हाई कोर्ट को मिल गया 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत। तो इसी अर्नब गोस्वामी के मामले में ही हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 226 के तहत जो हाई कोर्ट है, मतलब एक्चुअली ऐसे पहले क्या करता था? सिर्फ रिट जारी करते थे, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत ही जमानत देने का भी अधिकार मतलब है। ये ऐसा जजमेंट दिया था इस केस में, ठीक है। अर्नब गोस्वामी केस बनाम महाराष्ट्र राज्य, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 606 नंबर। अनुच्छेद 31 ए को किसके द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था? ठीक, तो किसको किया गया? प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 का जो प्रथम संविधान संशोधन है, उसके तहत आर्टिकल 31 ए को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था। ध्यान रहेगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में, इसमें अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की राज्य विधायिका के अधिकार को किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया था? किसे माना गया था? ये बिहार बनाम बाल मुकुंद शाह, बिहार बनाम बाल मुकुंद शाह मामले में ये जो आरक्षण की बात है अधीनस्थ न्यायालयों में एससी, एसटी और ओबीसी के पदों के लिए, मतलब इन वर्गों के लिए अधीनस्थ न्यायालय में जो पदों में आरक्षण की बात की गई थी, वो राज्य विधायिका को शक्ति किस जजमेंट के द्वारा दी गई? बिहार बनाम बाल मुकुंद शाह के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 608 नंबर। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? अब देखिए ये संविधान संशोधन ऐसा है कि इंपॉर्टेंट है। 42वां हो गया आपका, है ना, 44वां हो गया, ठीक है, और ये 97वां हो गया, ठीक है, 73वां, 74वां, ये सब इंपॉर्टेंट है, 24वां, ये सब इंपॉर्टेंट है ना, ये बार बार पूछे जाने वाले अमेंडमेंट है, संशोधन है, ठीक। तो कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का, ठीक। कौन किस आर्टिकल में है? 43 बी में, ठीक है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? डीपीएसपी में, 43 बी में। ध्यान रहेगा इतना। चलिए एक 9 बी भी जोड़ा गया था, पार्ट 9 बी, याद है ना, भाग 9 बी, ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए, 609 नंबर। किसके मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह बाध्य नहीं मानता है? अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा ये सवाल। सवाल ये कह रहा है कि मतलब किस मामले में निर्णय दिया गया था कि जो उच्चतम न्यायालय है वो स्वयं का, मान लीजिए आज कोई निर्णय दे दिया, तो कल को वो निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द यहीं से तो याद होता है। ये भी एक न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब हुआ कि नहीं हुआ? मतलब आज जो निर्णय दे दिया उसने, कल वो निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों? अगर समय के साथ वो चीजें परिवर्तित हो रही हैं तो वो निर्णय को परिवर्तित कर सकता है वो, ठीक है, अपने जजमेंट को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए सवाल पूछा गया है किस मामले में ये जजमेंट आया था। तो किसमें आया था? ये बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य में। किसमें आया था? बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य में ये मामला देखने को मिला था, ठीक है। चलिए ध्यान रहेगा इतना। चलिए ठीक है,
610 नंबर, इस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से तक सीमित कर दिया था। 91वें संविधान संशोधन ने ये कार्य किया था। किसने किया था? 91वें संविधान संशोधन ने। ध्यान रहेगा इतना? चलिए, अब ये कब हुआ था 91वें वाला? 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। 97 में कब हुआ था? चलिए बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ठीक है, चलिए अगला देखिए, 611 नंबर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग कई सारे फैक्ट याद करेंगे। ठीक, ध्यान सुनिएगा इस चीज को। इस संविधान संशोधन ने पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। पहली बात, राष्ट्रीय आयोग पिछड़े वर्ग के लिए किस आर्टिकल में बात की गई है? 338 बी में। ध्यान रहेगा इतना? चलिए ठीक है, अब आइए किस संविधान संशोधन किया गया? संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन। किस कौन सा? 102वां। ठीक है, इसी में ओबीसी वर्ग के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात की गई, मतलब गठित किया गया इसके तहत, बात तो किसी और में की गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख लीजिए, देखिए आपका जो है 101वां, 101वां याद है आपको? यहाँ दिख रहा होगा 101वां, किससे संबंधित है? जीएसटी से। एक तो किससे हो गया? संवैधानिक संशोधन 102 किससे संबंधित है? अभी देख रहे हैं ना आप, ये ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने के लिए। ठीक, 103 नंबर, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, शैक्षिक और रोजगार में 10% आरक्षण की बात की गई। 104 में और 105, 105वां जो क्या है? सबसे नवीनतम है। ठीक, 104 के तहत एससी एसटी का जो आरक्षण था उसमें बढ़ोतरी कर दी गई। ठीक है, और जो ये 105वां है, पिछड़े वर्गों के लिए जो पहचान हेतु, मतलब जो राज्य की जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए जो राज्य का अधिकार क्षेत्र था उसको और बढ़ा दिया गया। किसके तहत? 105वें संविधान संशोधन के तहत। 104 में क्या है? एससी एसटी के जो रिजर्वेशन उसमें बढ़ोतरी कर दी गई। 103वें में ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण दिया गया है 10%, रोजगार और शिक्षा दोनों में। 102वां जो है आपका देख लिया आपने, ओबीसी का जो राष्ट्रीय आयोग बनेगा वो, और 101वां जीएसटी। ठीक, और 100वां याद है आपको? 100वां, 100वां वो था जो शेख हसीना जी के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि कुछ हिस्सा भारत का दे करके कुछ हिस्सा बांग्लादेश का लेकर के, जो बॉर्डर वाला जो विवाद था उसको निपटा दिया गया। ठीक, अब आपको पता है आर्टिकल 2 के तहत, है ना, कि मतलब जो नया भाग शामिल करना होता है ना, तो हमने कुछ भाग बांग्लादेश में शामिल किया, उसके बाद क्या करना पड़ा? संविधान संशोधन करना पड़ा उसके लिए। ठीक, और उन्होंने दिया भी है कुछ हिस्सा, इसलिए उसको संविधान संशोधन मानना पड़ा। हालांकि अगर भारत के जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसके अंदर अगर आप कुछ परिवर्तन करते हैं, नाम बदलते हैं, सीमा परिवर्तित करते हैं, तो उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, वो साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक, संविधान संशोधन करने का मतलब इन द सेंस कि आर्टिकल 368 के तहत जो प्रोसीजर दिया हुआ है करने का, उसको लागू करने की आवश्यकता नहीं है, बस वो साधारण बहुमत से पारित मान लिया जाएगा। ये किसमें बोला गया है? आर्टिकल 4 में बोला गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 612 नंबर। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान, आगे पढ़े हम, समझ में आ गया होगा। मौलिक कर्तव्य किसके साथ जोड़े गए? 42वें के तहत। समिति कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति। हमने पहले किया हुआ है मौलिक कर्तव्य वाले चैप्टर में, याद है ना? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा ना। शुरुआत में कितने थे? 10, बाद में 11 हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, 613 नंबर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए? शहरी मतलब वही नगर पालिका वाली बात, 12वीं सूची, 74वां संविधान संशोधन, 18 विषय। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा ना। 18 विषय क्या मतलब है? जैसे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची से विषय थे 161-52, ऐसे ही पंचायती राज व्यवस्था में और नगर पालिका वाले में, दोनों में विषय बांटे गए कि इसमें कानून कैसे बनेगा। तो पंचायती राज वाले में कितने हैं? 29 हैं, और नगर पालिका वाले में 18 विषय हैं। ध्यान रहेगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 614 नंबर। इसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय 6:5 यानी 6:5 के निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या सीमित करने का अधिकार नहीं है। देखिए यहाँ पर चीजें कुछ समझिए, हालांकि इसका आंसर गोलकनाथ है, 1967 में एक केस हुआ था, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप उसको याद कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए। मामला शुरू होता है एक गोपालन केस से 1950, इससे एक गोपालन मौलिक अधिकारों को एक्सप्लेन करने से संबंधित। ठीक, इसमें क्या मामला आया था? इसमें आया था कि आर्टिकल 19 और 21 को इन्होंने व्याख्यात किया था। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक गोपालन किस का हुआ था, तो आप आंसर क्या करेंगे? 1950। ठीक है, चलिए जब इसमें 1950 कर देंगे आप, इसके बाद क्या आएगा? आर्टिकल ये 1951, रुकिएगा, 1951। ठीक, इसमें कौन सा हो जाएगा? शंकरी प्रसाद।
शंकरी प्रसाद, दो केस हैं अभी लगातार, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ जो है, और एक आता है 1965 जो सज्जन सिंह केस है। ऑप्शन में क्वेश्चन के ऑप्शन में देखा होगा आपने नाम, सज्जन, यहाँ दिख रहा होगा अब आपको, सज्जन सिंह। इन दोनों मामलों में क्या बोला गया, इन दोनों मामलों में बोला गया कि संसद के पास ये शक्ति है कि आर्टिकल 368 के तहत वो संविधान के जो लिखित है मौलिक अधिकार उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक, इसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड चलिए, यहाँ पर एक बैकग्राउंड देख लीजिए, वो क्या है, बैकग्राउंड ये है कि आर्टिकल 13 में हमने देखा था, अब जो उन्होंने मौलिक अधिकार वाला चैप्टर किया वो रिलेट कर पाएंगे थोड़ा, जिन्होंने नहीं किया है वो समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा उनको, समझ जाएंगे लेकिन समय लगेगा। आर्टिकल 13 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसमें एक क्लॉज है 3, क्लॉज 3 में क्या बोला गया है कि जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि उस आर्टिकल 13 में क्या है कि वो कोई भी कानून या कोई भी विधि जो मौलिक अधिकार को सीमित करती है वो लागू नहीं होगी, ये बात बोला गया है। ठीक, लेकिन वो कानून को डिफाइन कैसे होगा कि कौन सा कानून है, कौन कानून नहीं है। ठीक है, तो विवाद उसमें डिफिनेशन दिया हुआ था, ये विधि है संसद द्वारा पारित, है ना, विधायिका राज्य विधायिका द्वारा पारित, है ना, कोई अध्यादेश, ये सब क्या है, विधि में आते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आएगी, आर्टिकल 368 के तहत किया गया संशोधन क्या विधि माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब यही ये जो दो केस थे शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में, यही बोला गया कि आर्टिकल 368 के तहत किया गया संशोधन विधि नहीं है, यानी उसके तहत आप मौलिक अधिकार को सीमित कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आए कौन, गोपालन, कौन आए, गोलकनाथ 1967 में, कौन आए, गोलकनाथ, गोलकनाथ। ठीक है, रिलेट करिएगा चीजों को, 1950 में देखिए गोपालन केस, 1921 को व्याख्यायित कर रहे हैं। ठीक है, 51-65 में क्या है, माहौल यही है कि संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, आर्टिकल 368 जो है वो विधि नहीं माना जाएगा, कानून नहीं माना जाएगा इस समय तक, 1967 से पहले। ये गोलकनाथ केस के पहले, गोलकनाथ में क्या बोल दिया गया कि आर्टिकल 368 के तहत किया गया बदलाव एक विधि माना जाएगा, संसद उसके तहत मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी क्या हो गया, अब संसद की पावर खत्म हो गई मौलिक अधिकार को सीमित करने की। ठीक, अब देखिए माहौल क्या आ गया, अब आ गई इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी आई, बोली ऐसे कैसे चलेगा भाई साहब, उन्होंने क्या किया, सन याद रखिए, गोलकनाथ केस का सन क्या था, 1967। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, 24वां संविधान संशोधन, क्या लिख रहे हैं हम, 24वां संविधान संशोधन 1971, क्या लिखा हमने, 1971, बात गोलकनाथ केस कब आया, 1967 में। जैसे ही इंदिरा गांधी पावर में आई, बहुमत में आई, उन्होंने क्या किया, संविधान संशोधन ही करवा दिया कि अब इन्होंने क्या किया, 13 क्लॉज 3 तक ही था आर्टिकल, उसमें इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 13 में एक नया क्लॉज जोड़ दिया, उसमें लिखवा दिया कि आर्टिकल जो अनुच्छेद 368 है वो एक विधि नहीं है, उसके द्वारा किया गया बदलाव वो क्या है, विधि के अंतर्गत नहीं शामिल होगा, उन्होंने संविधान में लिखवा दिया। ठीक, अब कर लो जो करना है भाई साहब, जब वो विधि नहीं है, और क्या बोला आपने कि विधि के तहत उसमें बदलाव नहीं कर सकते, तो आर्टिकल 368 विधि नहीं है, संशोधन कर सकते हैं, मौलिक अधिकार को सीमित कर सकते हैं। ठीक, ये बदलाव कर दिया इन लोगों ने। अब कब किया इंदिरा गांधी ने, 1971 में। अब आए भाई साहब कौन, जब केरल में मामला फंसा केशवानंद भारती केस का, तब आए कौन, केशवानंद भारती। ठीक है, अब आए देखिए केशवानंद भारती, अब जो वकील थे उसमें उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे अभी एकदम से, है ना, न से नाम है उनका भी, और वकीलों के इतिहास में बहुत अच्छा नाम है उनका, जिन्होंने इंदिरा गांधी जैसे बड़े बड़े नेता जो थे उन लोगों को, मतलब अगर वो दुरुपयोग कर रहे हैं संविधान का तो उनको मतलब परेशान किया एक तरह से उन्होंने। ठीक है, मतलब लीगली परेशान किया, मतलब कि सही राह के लिए संविधान की लड़ाई लड़ी है उन्होंने एक तरह से कोर्ट में। चलिए, अब 71 में संविधान संशोधन हो गया, अब आए केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1976, 76 में तो 42वां संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973, इसमें क्या बोल दिया गया भाई साहब, संसद जो है, ठीक है, आपने पावर ले लिया कि संसद जो है संविधान के किसी भाग में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, कर सकती है, अलाउ कर दिया हम भी, कर लो भाई साहब, लेकिन एक नया शब्द क्या गढ़ दिया, मूलभूत ढांचा, मूलभूत ढांचा। ठीक, अब ये मूलभूत ढांचा क्या होगा, मतलब ये कहा क्या गया, मूलभूत ढांचा मतलब क्या, ये बोल दिया गया आप संसद जो है उसके पास शक्ति है संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की, प्रस्तावना में संशोधन करने की, संविधान किसी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन मूलभूत ढांचे को छोड़कर। अब संसद ने पूछा मूलभूत ढांचा क्या भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट बोला वो हम बताएंगे, कौन बताएगा, वो हम बताएंगे,
समय के साथ बताते जाएंगे कि क्या मूल ढांचा है, क्या मूल ढांचा नहीं है। हालांकि तब से लेकर के अब तक के निर्णयों में चीजें डिसाइड हो चुकी हैं कई सारी कि ये मूल ढांचा है। जैसे मौलिक अधिकार अपनाए, क्या है? मूल ढांचा है। संसदीय व्यवस्था क्या है? मूल ढांचा है। ठीक है, चलिए, ध्यान रहेगा इतना। क्लियर हुआ यहां तक कि अब क्या कर दिया गया है कि फंडामेंटल राइट को मूलभूत ढांचा घोषित कर दिया गया है। मतलब संसद जो है संशोधन करके मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है। अब ये कब आया? केशवानंद भारती के 1973 में। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्रमवार इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर मिल गया आपको। गोलकनाथ केस। शंकरी प्रसाद कब हुआ था? 1951। सज्जन सिंह कब हुआ था? 1900। केशवानंद 1900। वेरी गुड। ठीक, गोलकनाथ लिखा ही है 1967। चलिए अगला देखिए। 615 नंबर। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? 2002 में। कब किया गया? 2002 में। 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो है किसमें किया गया? आर्टिकल 21A में कर दिया गया। ये पहले था अनुच्छेद 45 में, टीपीएसपी के तहत था। इसको परिवर्तित करके ट्रांसफर कर दिया गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ करके 21A। ध्यान रहेगा इतना, किसके तहत? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, 45वां। ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए। इसके संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स है। यूएसए के संविधान में जो 10 संविधान संशोधन किए गए हैं उनको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, चलिए अगला देखिए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अधिशासी मंडल यानी कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था? कौन सा था? 99वां संविधान संशोधन 2014। ठीक, चलिए, 99वां संविधान संशोधन 2014 जो है, जो ये आया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने की बात की गई थी, उसको समाप्त कर दिया। बोला कि न्यायिक जो स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप है एक तरह से। ठीक है, जो कि उचित नहीं है। चलिए 618 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? भाई साहब, भारत की संसद किसके तहत? अनुच्छेद आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, आर्टिकल की 3 के तहत जो क्या है, संसद जो है भारत की में, भारत के सीमा क्षेत्र में किसी का नाम पर तो कर सकती है, सीमाएं बदल सकती है। ठीक, आर्टिकल 2 के तहत नया। आ जाओ भाई साहब। ठीक है, चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, सिक्किम जो है किन 2 संविधान संशोधन के तहत भारत में शामिल किया गया? पहले सहायक राज्य, फिर पूर्ण राज्य। आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 2 संविधान संशोधन है। चलिए अगला देखिए। 619 नंबर। किस केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा? राइट टू प्राइवेसी इज अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, किसके तहत? ये पुट्टा स्वामी। किसके तहत? पुट्टा स्वामी, न्यायमूर्ति के एस पुट्टा स्वामी, सेवानिवृत्त बनाम भारतीय संघ और अन्य। ठीक है, इसके तहत क्या कर दिएगा? राइट टू प्राइवेसी का जो है एक्ट 2017 में हुआ था, ये 2017 में। ध्यान रखिएगा इसको, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, एक एक गोपालन कब हुए थे? 1950। ध्यान रखिएगा, सन याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ना। अनुच्छेद 31A, 31B, 31C की संवैधानिकता के मामले में चुनौती का विषय क्या थी? किस मामले में चुनौती का विषय बना था? किस कोर्ट केस में 31A, 31B, 31C की संवैधानिकता पर सवाल या चुनौती उठाई गई थी? कौन थे? वामन राव, वामन राव या वामन राव? वामन राव, W है AMAN। ठीक है, वामन राव बनाम भारत संघ। ध्यान रहेगा इतना। इसमें वही है, मतलब इसमें बोल दिया गया था कि जो केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था 1973 में, है ना, उसके बाद से, उसके पहले जितने हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है अगर संशोधन किया जा रहा है 9वीं सूची में जो डाले गए हैं विषय, अगर मूलभूत ढांचे के खिलाफ है तो उसमें क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन होगा उसका। ठीक है, चलिए अगला देखिए। लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का, है ना। 25-25 क्वेश्चन हम लोग हर सेशन में करते हैं, जो पुराने दोस्त हैं वो जानते होंगे। ठीक है, तो उसी अनुसार आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है? अब देखिए भाई, आपातकाल में हमने डिस्कस किया है ये। जो पुराने दोस्त हैं वो लड्डू फोड़े जरा अपने मन में। सोचिए एक बार, एक कुछ सेकंड देके सोचिए, ये क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन में नाम पढ़िए, कौन सा सुना सुना लग रहा है आपको, है ना। अनुच्छेद 356 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने किन स्थितियों को सूचीबद्ध कर दिया कि इनके मामले में जो है अनुच्छेद 356 लगेगा नहीं लगेगा, क्या मतलब है, पूरा डिटेल डिस्कस किया था उसको।
कौन सा? SR बोम्मई केस। किसमें? SR बोम्मई केस। ठीक है, SR बोम्मई केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था। उसमें क्या बोल दिया गया था? कार्यपालिका जो है वो भंग कर दी जाएगी, लेकिन विधायिका भंग नहीं की जाएगी। राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी, लेकिन भंग नहीं की जाएगी। पहले जो बहुमत साबित करने के लिए आएंगे उनको दिया जाएगा मौका कि आप सरकार बनाएंगे, अगर आप बनाने की स्थिति में है तो। ठीक है, तो SR मुंबई केस में ये बात कही गई थी, ध्यान रहेगा इतना। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि इन इतने क्वेश्चन से काफी चीजें क्लियर हुई होंगी आपकी, है ना। संवैधानिक संशोधन के मामले में कई सारे जजमेंट आपने पढ़े, है ना, चाहे वो मौलिक अधिकार वाला जो था आर्टिकल 13 से लेकर अभी तक का था। ठीक है, ये सारी चीजें सीखी आपने, तो उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला हो तो जो चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जिनको चीजें अन्य जगह समझ में नहीं आ रही हैं, यहाँ समझ में आ रही हैं, तो उसको शेयर करिए। ठीक है, और फीडबैक दीजिए क्या सुधार किया जा सकता है। और आज आपकी जो मैथ्स की क्लास है वो अपलोड नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो भैरव भैया है वो थोड़ा मेडिकल कारण की वजह से कहीं हॉस्पिटल गए हुए हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास गए हुए हैं, तो जैसे ही वो तो 1-2 दिन में आएंगे, वापस आपकी मैथ्स की क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। बाकी पॉलिटी की क्लास जो है वो आपकी कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, और जैसे ये सेक्शन खत्म होगा तो हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट सेक्शन भी शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो बहुत जल्दीबाजी करना उचित नहीं है, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, आपका पेट का एग्जाम भी लगा हुआ है 28 अक्टूबर को। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।